अरे बाहर आओ ना, देखो तो सही। ज्यादा दूर नहीं, अपनी ही बालकनी में। देखो, ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ संक्रांति के दिन सुबह सुबह पुराना कूड़ा करकट जलाकर सारी मन की ग्रंथियां जलाई जाती हैं। इसे भोगी कहते हैं। आज मेरे लिए सब कुछ पुराना थूक दो। बड़े मुश्किल से बिस्तर से उठ प्रीता यानी कि मैं बालकनी तक आई और फिर बाहर झांकने पर पाया कि एक जन समूह जो लकड़ियों के जलते हुए गट्ठर के चारों तरफ बैठा ठहाका लगा रहा था। हम दोनों को बालकनी में देखकर एक महिला ने आवाज लगाई, आइए ना, हैप्पी संक्रांति, आइए। मैंने भी उन्हें बधाई दी। मन ने कहा, 60 साल का आदमी अगर अकेला बैठा हो तो 60 का ही लगता है, और अगर दो 60 साल के हों तो 30-30 के लगते हैं, और कई अगर एक साथ हों तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की तरह लगते हैं। यहाँ भी ठहाके ही ठहाके, और गरम गरम कॉफ़ी के साथ सब टीनेजर ही लग रहे थे। मन की सारी ग्रंथियों को बाहर निकाल मैं बाहर उनके साथ आकर बैठ गई। बड़े दिनों के बाद ठहाके मारकर हंसी। लगा जैसे अभी अभी 16 पूरे किए हैं। यहाँ मेरी पहचान सिर्फ प्रीता थी। प्रीता, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। सिवाय नाम के किसी और ने भी कुछ नहीं पूछा। जैसा नाम वैभव कुंज, वैसी ही प्रकृति थी इस अपार्टमेंट की, वैसी ही प्रवृत्ति थी इस अपार्टमेंट की। वैभव यानी कि दिल का सुकून ही वैभव था। काश सारी जिंदगी यहाँ ही बिताई होती। अपनी जिंदगी पर जब मैं नजर डालती हूँ तो पाती हूँ कि ग्रेजुएशन जिस दिन कंप्लीट हुआ उसी दिन जबरदस्ती खींच कर बड़ी कर दी गई थी मैं, प्रियमवदा। ये प्रीता वाली पहचान तो खुद को कुछ दिनों पहले ही दी है मैंने। लड़का देखने आया तो पहले फैशन परेड हुई, यानी कि मैंने चलकर दिखाया। ट्रे में सबको चाय दी गई और फिर प्रिया के गुण बताए गए उन लड़के वालों को। पापा बड़े अच्छे वक्ता थे, सो उन्होंने कहा, अजी हमारी लड़की रसायन शास्त्र में माहिर है। किस चीज में कितना सोडियम क्लोराइड डालना है इससे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर केक को फुला देती है, और तो और सिट्रिक एसिड डालकर दूध को फाड़कर पनीर बना देती है। अर्थशास्त्र तो पूछिए ही मत। गैस का अगर दाम बढ़ गया तो सलाद ज़्यादा खिलाती है। चावल को पानी में भीगा कर थोड़ी देर छोड़ती है कि गलने के लिए कम गैस की ज़रूरत पड़े। मनोविज्ञान तो मानो इसका ही फूटे हो। दादा दादी, चाचा चाची, माँ बाप में कौन रूठा है, कैसे किसे मनाना है, सब जानती है। पापा का व्याख्यान तो शायद चलता रहता यदि अमितेश के मामा ने उन्हें न रोका होता। मामा ने कहा, बस बस भाई साहब, इतने गुण काफ़ी हैं। बस हमारे भांजे साहब पसंद कर लें, और कुछ नहीं चाहिए। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अमितेश मुझे ध्यान से देख रहे थे। उन्हें भी बगल में लेटने वाली रंभा से ज्यादा इकोनॉमिस्ट, रसायन शास्त्री, मनोवैज्ञानिक बीवी चाहिए थी। अपनी माँ और मामा की ओर देखकर उन्होंने भी हाँ कर दी, और मैं भी मूर्ख, पढ़ी लिखी जरूर थी पर दिमाग से गुड़ गोबर। पापा की बातों को सच करने में लग गई। पाक शास्त्र में ऐसी निपुण कि घर वाले होटल जाना भूल जाएं, और मनोविज्ञान मनोविज्ञान तो मानो ऐसा ही कि कंवारे मामा जी को भी अपने घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले से ही बहन के घर पर थे और बसे ही रहे। ऐसी रसायन शास्त्री कि घर के बड़ों में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और दिल की बीमारी ने सेंध ही नहीं मारी। सभी बहुत खुश और पनपते रहे, और मैं चलती गई, घुलती गई। घर पर शुद्ध हल्दी, चाय के मसाले, ऑर्गेनिक सब्जियां जुटाने में ऐसी लगी कि लड़की की जिंदगी में रोमांस भी होता है, कुछ ऐसी चीज होती है, ऐसा तो मुझे याद ही नहीं रहा। पिता तो अमित के बचपन में ही गुजर गए थे। अमित माँ और मामा जी के बेटे थे, इसलिए उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते थे। माँ जी ने भी अपने बेटे को बेटे से ज्यादा एक कंपेनियन की तरह तैयार किया था। दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों माँ बेटे एक से टीवी सीरियल देखते और साथ में कभी बैडमिंटन खेलते तो कभी कैरम और कभी रमी। मैं तो बस प्रशंसा के झंडे गाड़ने में इस तरह मशगूल थी कि कभी समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या खो रही हूँ। खेलते खेलते सब चिल्लाते, प्रिया एक कप चाय, एक कप चाय, कड़क चाय। तो कभी, अरे यार गरम गरम पकौड़े। मैं रसोई के बर्तन चमकाने
और घर को होटल से भी ज्यादा साफ रखने में ही मशगूल रहती और अपनी अचीवमेंट इसी को मानती। अमित के एक पुलोवर की पूरे शहर में चर्चा थी, जो मैंने शादी के बाद बनाया था। अमित बहुत सरल व्यक्ति थे। उनकी जिंदगी मेरे और माँ के आसपास ही घूमती थी। घूमने भी जब हम जाते तो सब साथ साथ खूब मस्ती करते, अंताक्षरी खेलते, पिट्ठल भी खेलते थे। सब कुछ अच्छा था जिंदगी में सिवाय मेरे और अमित के रोमांस के। माँ और अमित में सिर्फ 18 साल का फर्क था और मामा जी माँ से 5 साल छोटे थे। माँ के कम उम्र में विधवा हो जाने पर उन्होंने भी कभी शादी नहीं की, जो उन दिनों एक आम सी बात थी। मैं उस घर की ज़रूरत थी और मुझे भी नहीं लगा कि मेरी और अमित की भी एक दुनिया हो सकती है। जब मैं सजती या कुछ नया पहनती तो तीनों एक साथ चिल्लाते, क्या खूब लगती हो। कभी कभी गाते, बिजली गिराने मैं तो हूं आई। मुझे तो याद भी नहीं है कि अमित ने मुझे कभी एक स्त्री यानी कि रंभा की तरह देखा भी हो। माँ और मामा जी को लगा कि घर में नया मेहमान आना चाहिए। फिर क्या था, बिना किसी रोमांस के एक प्रक्रिया की तरह 2 बच्चे भी हो गए, मिष्टी और लड्डू। नाम भी माँ और मामा जी ने ही रखे थे और सारा लालन पालन भी बड़े अच्छे से माँ और मामा ने ही किया। वो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कब खाएंगे, सब कुछ उनके अनुसार ही डिसाइड करते। मैं घर के रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र में इस तरह उलझी कि मैं माँ और मैं बहनें ही दिखती थी। और अमित अमित हमारा छोटा भाई। बच्चों के आने के बाद 3 बच्चे हो गए और तीनों का ध्यान रखा जाने लगा। बच्चे बड़े स्मार्ट और कुछ ज़्यादा जल्दी बड़े हो गए। मैं तो ऊपर से नीचे तब गिरी जब मेरी 13 साल की बिटिया ने मुझसे पूछा, मॉम, क्या आप एसेक्सुअल हैं? इतनी अंग्रेजी तो मुझे आती ही थी, पर इस तरह का सवाल और ये शब्द पहली बार किसी ने मुझसे कहा था। मैंने गुस्से में पूछा, व्हाट डू यू मीन? उसका जवाब, आई मीन व्हाट आई सेड। मैंने फिर धीरे से कहा, ऐसा क्यों पूछा बेटा? उसने जो जवाब दिया, उसने तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसका दी। मॉम, बड़ी मॉम तो समझ सकते हैं, शी हैज़ लॉस्ट हर पार्टनर, बट यू मॉम, यू नेवर सॉ यू विद डैड। नो पर्सनल प्राइवेट टाइम, नो लव मेकिंग। मेरे दोस्तों के मम्मी पापा जब घर पर होते हैं तो अपने बेडरूम में होते हैं, स्पेशल कपड़े पहनते हैं और उनका रूम नॉक करके ही बच्चों को अंदर जाना पड़ता है। उसका बोलना जारी था। Many of my friends have seen their parents kissing each other. एक ने तो उससे भी आगे, I'll not tell you. मैं तो अवाक। पहली बार खुद को इतना कमज़ोर महसूस किया। लगा खुद को महारथी बनाने की दौड़ में असली रथ का तो मज़ा ही नहीं लिया। हम 4 थे, माँ, मामा जी, अमित और मैं। अमित कभी अकेले मिलते ही नहीं थे। मैंने अब खुद को दूसरी तरह से देखना शुरू कर दिया। घुटने के दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गई। सोचा अमित आएंगे, मेरे घुटनों पर जेल लगाएंगे और रसोई घर से पूरी छुट्टी। अमित के घर का पुराना रसोईया आ गया। मेरी सुंदर सी रसोई का 2 ही दिनों में कचरा कर दिया। पर अब मैं तो दूसरी दुनिया देखना चाहती थी। इससे मुझे अब कोई मतलब था ही नहीं। मैं अपने कमरे में ही कराती रही, या यूं कहिए कराने की एक्टिंग करती रही। शाम को जब मैं आधी नींद में ही थी तब लगा कोई मेरे घुटने सहला रहा है और हाथ आगे की ओर बढ़ रहा है। मुझे एक अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा था, जो शायद मुझे 15 साल पहले ही ले लेना चाहिए था। अमित भी ना, इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी कहीं जा रही थी। अमित धीरे धीरे, पता नहीं, अचानक एक वहशीपन का झटका लगा और मैंने आंखें खोली तो पाया मामा जी ही अपने हाथ मेरे कपड़ों के अंदर किए हुए हैं। मैं तुरंत खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मामा जी को लज्जा भी नहीं आई और ना ही उनकी आंखों में वहशीपन की कोई कमी आई। मेरी आवाज़ सुनकर बेटी दौड़कर मेरे कमरे में आई और मामा जी को मेरे कमरे में देखकर इस हरकत का मुझे ही जिम्मेदार ठहराने लगी। मॉम, आप इतनी गिर जाओगी और बीमारी का ढोंग करोगी। बेचारे दादू तो आपकी चीखें सुनकर आपके कमरे में आए और उन्हीं पर आप इल्ज़ाम लगा रही हो। प्लीज़ यार, घर में किसी को पता चले उससे पहले चुप हो जाओ मामा। मामा जी ने मिष्टी की ओर देख चेहरे के दरिंदे वाले भाव को तुरंत मेमने में परिवर्तित कर दिया और चुपचाप मिष्टी का हाथ पकड़कर बाहर चले गए। मिष्टी की नज़रें मुझे पागल कर रही थी। मामा जी का मुझे घूरना और उन आंखों का वहशीपन, मानो
चोरी भी करेंगे और सीना जोरी भी। वही डाकू थे और जज भी, फरियादी भी। तो फरियाद मैं किससे करती? माँ और मामा जी तो दोनों मेरे दोनों बच्चों के माता पिता थे। मेरे बच्चे भी मेरे साथ नहीं थे। मैं शुरू से ही उनके लिए एक मेड थी जो खाना पकाती थी, उनकी अलमारी जमाती थी, उनका टिफिन बैग में रखती थी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। मिष्टी की नज़रों में अब ये मेड सी औरत, बेचारी सन्यासी मामा जी, जिन्होंने अपनी बहन और भांजे के लिए शादी नहीं की, को बहका रही थी। मेरे मन, दिल और स्वाभिमान तीनों की चिता जल चुकी थी। मेरे लिए अपनी बेटी की अपराधी और एक दरिंदे की शैतानियत का शिकार बनकर अब वहां रहना मंजूर नहीं था। कुछ कुछ निर्णय अपने सम्मान के लिए इतने अच्छे होते हैं और अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल देते हैं। मैंने भी उस घर से, जहां जिंदगी के 17 साल लगा दिए थे, 19 से मैं 36 की हो गई थी, बिना किसी को बताए विदा ले ली। ना किसी ने रोका, ना ही मैंने कोई सफाई दी। मेरे आत्मसम्मान को इतना बड़ा झटका लगा था कि मैं मायके भी नहीं जाना चाहती थी। बिना किसी को बताए अपनी बचपन की सहेली, जो हमारे शहर से मीलों दूर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रहती थी, उसके पास चली आई। फ़ोन नंबर भी बदल दिया। भाग्य देवी भी मेरे साथ थी। लॉकडाउन का समय था और बहुत से स्टार्टअप शुरू हो रहे थे। मैंने अपनी सहेली के घर से ही अपनी इस सहेली किचन की शुरुआत की, और तो हमारी तो निकल पड़ी। कुछ यूट्यूब और कुछ वर्ड ऑफ माउथ से हम टेक होम फूड में लोगों की पहली पसंद बन गए थे। कभी अमित की याद भी नहीं आई। बचपन के दिए गए भाषण, एक्सटेम्पोर और डिबेट अब अपनी मार्केटिंग में काम आ रहे थे। लॉकडाउन ने बहुतों को तोड़ा, पर मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। 36 साल में 16 साल के मजे लूट रही थी। इसी बिजनेस के सिलसिले में अतुल मिले। ना उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा, ना मेरी जात, ना उम्र, और ना ही कुछ आगे पीछे। हम बड़े अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती के साथ हमारा टीनेज वाला रोमांस भी शुरू हो गया था। लॉकडाउन में भी हम साथ रहते और साथ रहने का समय ढूंढने लगे। मुझ में इतनी कशिश है, इसका मुझे अब पता चल रहा था। कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ बदल जाता है। नहीं बदलते तो आपके दोस्त, जो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मेरी फ्रेंड और उसके पति दोनों मुझे खुश देखना चाहते थे। लिव इन जैसा शब्द जो कभी पाप लगता था, आज जीने का सहारा बन गया है। मेरी लीगली दूसरी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरा तलाक नहीं हुआ है। मैं लंबे से नाम प्रियमवदा से अतुल की प्रीता बन गई और हम एक सुंदर से कपल बनकर इस वैभव कुंज में आ गए। भोगी के साथ मन की सारी ग्रंथियां जलाकर एक नई शुरुआत कर दी, जहां मैं न मिसेस अमित, ना अम्मा की बहू, ना अतुल की पत्नी, मैं सिर्फ प्रीता थी और सारी खुशियां मेरी बाहों में थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक नारी की दास्तान? कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ, निकाल कर उन्हें साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक अपना और अपनों का दिल से, ईमानदारी से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।